ला नीनिया आ चुका है और इससे पूरी दुनिया में तबाही मचने वाली है। भारत में हड्डी जमाने वाली ठंड पड़ेगी और बारिश से पूरा देश बेहाल हो जाएगा, जिसके वजह से सारे फसल नष्ट हो जाएंगे और देश भर में भूखमरी तक के हालात आ जाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए हमें ला नीनिया को अच्छे से समझना होगा। ला नीनिया एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब लिटिल गर्ल होता है, और इसको अच्छे से जानने के लिए हमें धरती के विंड पैटर्न्स और ओशियन करंट्स को समझना होगा। आपको पता होगा कि हमारी धरती राउंड है, जिसके वजह से सनरेज धरती के हर कोने पर अलग इंटेंसिटी से पहुंचती है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी से सनरेज इक्वेटर पर पहुंचती है, क्योंकि ये सन के बिल्कुल सीध में होता है। वहीं सबसे कम सनरेज पोल्स पर पहुंचती है, क्योंकि ये सन के बिल्कुल सामने नहीं होते। इक्वेटर पर ज़्यादा सनरेज की वजह से यहाँ की एयर गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। ये बिल्कुल हॉट एयर बलून की तरह होती है, जिसमें गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। ये हवा पोल्स के तरफ बढ़ते हुए कूल हो जाती है और 30 डिग्री लैटिट्यूड पर डिसेंड कर जाती है, जिससे वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ एक सिंपल कंसेप्ट समझ लो। हॉट एयर लाइट और लेस डेंस होती है और कोल्ड एयर ज़्यादा डेंस होती है। हीटेड एयर ऊपर उठती है और लो प्रेशर बनाती है, वहीं कोल्ड एयर नीचे डिसेंड करती है और हाई प्रेशर बनाती है। विंड की डायरेक्शन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ होती है। 0 डिग्री इक्वेटर से 30 डिग्री तक विंड एक सर्कुलर पाथ बनाती है, जिसे हेडली सेल कहा जाता है, और ये चीज़ नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर दोनों में होती है, और इस विंड को ही हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। सेम 30 डिग्री पर हाई प्रेशर विंड्स पोल्स के तरफ बहती है और पोल्स के पास 60 डिग्री पर कूल होके एक सर्कुलर पाथ बनाती है, और इसको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। 90 डिग्री लैटिट्यूड पर पोल्स के डेंस और कोल्ड हवा 60 डिग्री लैटिट्यूड्स तक एक सर्कल में बहती है, और इन्हें पोलर ईस्टर्लीज कहा जाता है। जिस सारे सर्कल ऑफ विंड्स को प्रिवेलिंग विंड्स कहा जाता है, और दोनों हेमिस्फेयर में ये सेम एक जैसे होते हैं, पर इन विंड्स को ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज इनके बहने के डायरेक्शन के वजह से कहा जाता है, जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से होती है। अर्थ राउंड है और कॉन्स्टेंटली अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, पर इक्वेटर का सरफेस अर्थ के सेंटर से ज़्यादा दूर है, इसलिए पोल्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा वेलोसिटी से रोटेट करता है और ज़्यादा रोटेशनल फोर्स जनरेट करता है, जिसके वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड्स हमेशा अपने राइट साइड डिफ्लेक्ट करती है और सदर्न हेमिस्फेयर में अपने लेफ्ट में। इसको हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं, और इसके ही वजह से प्रिवेलिंग विंड्स को ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन मिलती है, और वेस्ट साइड से बहने वाले विंड्स वेस्टर्लीज और ईस्ट से बहने वाली विंड्स ईस्टर्लीज कहते हैं। कोरियोलिस इफेक्ट सिर्फ विंड्स को ही नहीं बल्कि ओशियन के मूवमेंट को भी डिसाइड करती है, और ओशियन के इस मूवमेंट को हम ओशियन करेंट्स कहते हैं। कोल्ड और वार्म एयर की तरह ओशियन करेंट्स भी कोल्ड और वार्म होती है, और जिस कोस्टल एरिया पर वार्म ओशियन करेंट्स आती है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि वार्म ओशियन में इवोपरेशन ज़्यादा होता है, जिससे एयर में ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है और प्रेसिपिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं कोल्ड ओशियन करंट में इवेपोरेशन कम होती है, और ऐसे कोस्ट्स पर प्रेसिपिटेशन के कम चांसेस होते हैं और कंडीशन ड्राई होती है। अब प्रिवेलिंग विंड्स के तरह ये ओशियन करंट्स भी एक पैटर्न में बहती है, और इन्हीं पैटर्न्स में चेंजेस के वजह से पूरे दुनिया में खतरनाक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। पैसिफिक ओशियन दुनिया के 1/3 पोर्शन में फैला है, और इसमें मौजूद ओशियन करंट्स दुनिया के क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, और इस एरिया के विंड और ओशियन पैटर्न्स के चेंज से एक इम्पॉर्टेंट साइकिल क्रिएट होता है, जिसे हम एन्जो या एल नीनियो साउथ ऑस्किलेशन कहते हैं। इसके 3 फेजेस होते हैं, और ये 3 से 7 साल के साइकिल में चल सकता है। पहला फेज न्यूट्रल फेज होता है, और ये सबसे ज़्यादा दिन चलता है। दूसरा फेज एल नीनियो होता है, और तीसरा ला नीनिया फेज होता है। न्यूट्रल फेज या नॉर्मल कंडीशन में सेंट्रल पैसिफिक ओशियन से वार्म ओशियन ट्रेड विंड्स के कारण वेस्टर्न साइड मूव करते हैं और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के ईस्टर्न कोस्ट तक जाते हैं, जिसके वजह से इन जगहों पर प्रेसिपिटेशन अच्छी होती है। एल नीनियो फेज में ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाते हैं, जिसके वजह से पैसिफिक ओशियन के वार्म करंट्स वेस्ट की तरफ मूव नहीं कर पाते, और इसके वजह से ग्लोबल क्लाइमेट में काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं। इसके ऑपोजिट ला नीनिया के दौरान ट्रेड विंड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वार्म करंट्स को पूरी तरह से वेस्ट के साइड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इस शिफ्ट की वजह से 2 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं। पहला, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के ईस्टर्न कोस्ट पर बहुत हाई लेवल प्रेसिपिटेशन होता है और बहुत जोरदार बारिश होती है।
दूसरा इफेक्ट ये होता है कि वार्म करंट के वेस्टवर्ड शिफ्ट के वजह से डीप ओशियन के कोल्ड करंट्स ईस्ट के साइड में आ जाती है और अपने साथ डीप वाटर के न्यूट्रिएंट्स भी लाती है, जिसके वजह से इस फेज के दौरान एरिया में अच्छी फिशिंग होती है। पर इसके साथ ही वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में एक्सट्रीमली कोल्ड करंट्स आ जाते हैं और यहाँ के रीजन में एक्सट्रीम ड्राइनेस हो जाती है। इसका इफेक्ट इंडिया पर भी डायरेक्ट होता है। न्यूट्रल फेज और ला नीनिया के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पास से वार्म विंड्स मैडागास्कर के पास मैस्करीन आइलैंड पर कूल होकर डिसेंड करती है और यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। इस हाई प्रेशर से विंड सीधा इंडिया के तरफ बहती है और इंडियन ओशियन से मॉइस्चर लेते हुए इंडिया में मॉनसून बनकर बारिश करवाती है। न्यूट्रल फेज में प्रेसिपिटेशन नॉर्मल होता है और विंड की स्पीड भी नॉर्मल होती है, इसलिए इंडिया में मॉनसून भी नॉर्मल होता है। पर ला नीनिया फेज में ज्यादा प्रेसिपिटेशन के साथ विंड की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, जिसके वजह से इंडियन मॉनसून ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और समुद्र में भी फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स देखने को मिलता है। ला नीनिया में मेजॉरिटी ऑफ पैसिफिक ओशियन के कूल होने की वजह से कई जगहों पर ठंड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पड़ती है और इसलिए इंडिया में भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ने की आशंका है। ये तो बात हुई ला नीनिया के होने और उसके इफेक्ट्स पर क्या सच में ला नीनिया आ चुका है और अपने साथ तबाही लाया है? अब देखो, ला नीनिया कोई नई चीज नहीं है। जैसा हमने बताया, ग्लोबल क्लाइमेट में एन्जो साइकिल चलता रहता है और इसके दो फेजेस एल नीनियो और ला नीनिया हर कुछ सालों में आता रहता है। और ये तबाही लाएगा या नहीं, ये डिपेंड करता है इसके ड्यूरेशन और इंटेंसिटी पर। ट्रिपल डिप ला नीनिया जो 3 साल तक लगातार चलता है, वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अब एन्जो साइकिल कोई स्पेसिफिक लॉज या टाइम को फॉलो नहीं करता है और इसको प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है। साइंटिस्ट कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करके इसके इंटेंसिटी को प्रेडिक्ट करते हैं और इसमें मेजरली 2 टेक्निक्स का यूज किया जाता है। पहला है बाय मेजरिंग SST या सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ पैसिफिक ओशियन, कूलर देन एवरेज टेम्परेचर ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ये इंडिकेट करते हैं कि ला नीनिया फेज आ चुका है। दूसरा टेक्निक है कैलकुलेशन ऑफ सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स। सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स को मेजर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ताहिती और डार्विन के बीच एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाता है। पॉजिटिव SOI का मतलब स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल ट्रेड विंड्स होता है, जो ला नीनिया के आने का इंडिकेशन होता है। इसके अलावा वेदर चेंजेस को एनालाइज करके साइंटिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि ला नीनिया आ गया है या नहीं। मतलब इसको प्रेडिक्ट करने का कोई ठोस मेथड नहीं है। हम सिर्फ इसके इंटेंसिटी और इफेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं और ग्लोबल वेदर चेंजेस के हिसाब से इसे कुछ हद तक ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है। साइंटिस्ट के प्रेडिक्शन के अनुसार ला नीनिया 2024 एंड या 2025 स्टार्ट तक आ जाना चाहिए, पर करंट एनालिसिस के हिसाब से वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी न्यूट्रल फेज या वीक ला नीनिया फेज आने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर ला नीनिया आ भी गया तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है और पीरियोडिकली आता रहता है और इसे कंट्रोल करना हमारे हाथों में नहीं है। पर जो हमारे हाथों में है वो है इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना।